स्वागत है आपका प्रिंस एजू हब के प्रिंस सिविल सर्विस चैनल के ऊपर, जहां पर हम लेकर आए हैं इकोनॉमी की वो सीरीज जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर हम इसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और साथ में ही ट्राई करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल क्या किस तरीके का प्रीलिम्स का सिलेबस है इकोनॉमी का और किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उन सबको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और ये देखा था कि कैसे अब हमको आगे मूव करना है। तो आज से हम शुरू करेंगे सबसे पहले 2011 का प्रीलिम्स का इकोनॉमी का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले एक छोटी सी सूचना वो ये कि प्रिंस सिविल सर्विस आपके लिए लेकर आया है 16 अप्रैल को ऑनलाइन एग्जाम, जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट के द्वारा प्रिंस सिविल सर्विस में आप एडमिशन ले सकते हैं, प्रिंस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको ग्रेजुएशन के साथ में सिविल सर्विस जैसी एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास का 2011 का जो हमने इकोनॉमी का सेक्शन स्टार्ट किया है 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टीजर लोन्स को लेकर क्वेश्चन ये आया कि सबसे पहले कि कॉमर्शियल बैंक ने टीजर लोन देना स्टार्ट किया था। बेसिकली ये 2011 का क्वेश्चन है और 2009 के अंदर एसबीआई ने इसको लॉन्च किया था। तो टीजर लोन जब देना शुरू किया तो क्वेश्चन ये आया कि क्या टीजर लोन एक कॉज ऑफ कंसर्न है? बिल्कुल है। इसका रीजन क्या है? तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक सब प्राइम क्राइसिस लेंडिंग को लेकर जो है बैंक को एक्सपोज करता है और डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ाने में ये हो सकता है योगदान दे। दूसरा स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि यहां पर जो टीजर लोन दिए जाते हैं बेसिकली जो इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर है, बेसिकली वो लोग जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया, केवल उन्हीं को दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीजर लोन क्या है। क्योंकि टीजर लोन में क्या होता है कि यहां पर जो ये लोन दिया जाता है, इस लोन में स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत चीप इंटरेस्ट रेट होता है। क्यों? क्योंकि यह अट्रैक्टिव या ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट होता है कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग के पीरियड में कुछ टेन्योर होगा, हो सकता है कुछ एक आध वर्ष हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा समय हो। तो उसमें क्या होगा, उस टेन्योर के अंदर यहां जो लोन दिया जाएगा उस वो रेट क्या होगा, चीप रेट पे होगा। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि क्या होता है जब चीप रेट पे ये चीप इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब ये लोन दिया जा रहा है तो उस केस में पॉसिबल है कि यहाँ पर बैंक्स ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोन हम प्रोवाइड करें और चीप रेट को देखकर कोई भी आएगा और ये लोन लेने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि हो सकता है कि इनिशियल चीप रेट के बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति इसको अवेल करने की कोशिश करे, क्योंकि हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट जब उसका कम होगा इनिशियली तो वो रीपे करने की कैपेबिलिटी में हो, कैपेसिटी में हो। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में जब उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने हो जाएगा तो यहाँ पर उसके द्वारा जो इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है वह इंस्टॉलमेंट पॉसिबल है पे करने में वो अनसक्सेसफुल हो। तो इस कारण से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? पॉसिबिलिटी बनती है ये काइंड ऑफ सब प्राइम लेंडिंग को और डिफॉल्टर्स को इंक्रीज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, जहां पर दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये केवल इन एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया इसका? गलत। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए, ओनली वन। और ये सब की सब बातें जो हमने डिस्कस की है वही है। उसके बाद में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यूपीएससी कई बार क्या करता है, ट्रेंड एनालिसिस या फिर आपका जो एनालिटिकल स्किल है उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है कि आप उस ट्रेंड को पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। वहां पर वो आपसे कोई फैक्ट नहीं पूछेगा कि इस ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा, उसके लास्ट ईयर कितना रहा। नहीं, यहाँ पर आप देखना, जब आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में जीडीपी का जो इंटरेस्ट जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा। तो पहली बात हमको यह समझना है कि जीडीपी क्या है। उसके बाद में दूसरा हमको ये समझना है कि ये ग्रोथ रेट क्या होती है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन किस ओर इशारा कर रहा है, क्या वो पूछना चाह रहा है। तो पहला हमको ये देखना है
जीडीपी से जब हम बात करेंगे तो जीडीपी में कुछ एस्पेक्ट होंगे। पहली बात, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मान लेते हैं 1 साल के लिए, पहली बात टाइम पीरियड होगा, या 1 साल हम मान लेते हैं, क्वार्टरली भी हो सकता है बट जनरली 1 साल की बात हम करेंगे। दूसरा उसके बाद में होगा कि उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मीनिंग क्या होगा, उसमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उनका मार्केट प्राइस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मार्केट प्राइस दो। और तीसरा तीसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा, जब हम बात करेंगे जीडीपी की, तो जीडीपी का मीनिंग होगा कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई डोमेस्टिक स्फेयर है, उसकी टेरिटरी में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, कौन इनको प्रोड्यूस कर रहा है, किसी कंट्री का सिटीजन कर रहा है, कोई बाहर का कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कंट्री के डोमेस्टिक स्फेयर के अंदर उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि कोई भी एक जियोग्राफिकल टेरिटरी या फिर किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये तो हो गया बात जीडीपी का। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट का। तो हम जब बात करेंगे ग्रोथ रेट की, तो ग्रोथ रेट के लिए हम कहेंगे कि ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या होगा, ग्रोथ रेट का मीनिंग होगा कि लास्ट ईयर का जो जीडीपी है उसको हम डिडक्ट करेंगे इस ईयर के जीडीपी में से, और लास्ट ईयर के जीडीपी में से हम उसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपका ग्रोथ रेट। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का जीडीपी मान, अभी करंट ईयर का जीडीपी मान लेते हैं 110, लास्ट ईयर का मान लेते हैं 100, और इस ईयर का भी मान लेते, तो लास्ट ईयर का वही आएगा 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स 10%। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब इस पे आते हैं। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर, दैट मीन्स पिछले 5 सालों में लगातार जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मीनिंग क्या हो गया, अगर किसी साल 5% रहा तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ज्यादा, मतलब 6%, उसके बाद में 8%, दैट मीन्स पिछले साल से क्या रहेगा, वो हमेशा ज्यादा, कम कभी नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रहे, जब हम बात करेंगे किसी भी क्वेश्चन की, जब 2011 की हम बात करें तो उस समय 2008 के अंदर सब प्राइम क्राइसिस आया था, और 2008, और क्वेश्चन कब का है ये, 2011 का। तो बिकॉज ऑफ दिस सब प्राइम क्राइसिस लगभग हर एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई थी, नेगेटिव गई थी या नहीं गई थी, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कंफर्म था ग्रोथ रेट उसमें रुकी थी, हिंडर हुई थी, कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट की जो इंक्रीमेंट है वो रुका था। इस कारण से लगातार अगर हम ये कहें कि कंटिन्यूअसली स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसमें, गलत। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जब ग्रोथ रेट ही, मतलब पर कैपिटा का ग्रोथ रेट, पर कैपिटा का मीनिंग क्या होगा, किसी भी कंट्री का जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से हम उसकी टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। अब पर कैपिटा में से जब हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट ही अगर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा, तो क्या आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, नीदर वन और नॉर टू, और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। और ध्यान रहे ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपको प्रिंस सिविल सर्विस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, उसके बाद में आपको ये चाहिए कि इनके नोट्स आपको मिले, तो पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर प्रिंस सिविल सर्विस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन, उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन डिटेल फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ये बिल्कुल जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी ईयर के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ट्रेंड एनालिसिस होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर डेटाज की बात होती है। हालांकि ये जो डेटा है ये बिल्कुल से ऐसा नहीं कि उसी साल का डेटा है, ये कॉन्टिन्यूस हम देखेंगे एक लंबे टाइम से चला रहा है। और अभी भी यही सिचुएशन है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि जो भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में जो लोन दिया जाता है, उस केस के अंदर सबसे ज्यादा वो लोन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मोरलेस आप देखना इंडिया के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज में जो लोन प्रोवाइड किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। टोटल इन एक्टिविटीज को जो लोन दिया जा रहा है वो कॉमर्शियल बैंक्स का उनमें कंट्रीब्यूशन है 60%,
और उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स का कंट्रीब्यूशन है 30%। दैट मीन्स स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और उसी के साथ हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखना, यूपीएससी का एक और पैटर्न है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, हो सकता है किसी एक साल किसी एक इश्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा, लेकिन उन्हीं ऑप्शंस में से यूपीएससी कई बार क्या करता है, स्कोप देखता है, वहां कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी कितनी है, उस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को उसी के अकॉर्डिंग यूपीएससी क्या करता है, कई बार क्वेश्चन करता है। और यहाँ पर देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो किसके साथ में कपल करता है। दैट मीन्स ग्रोथ का मीनिंग क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस लगातार प्रोड्यूस हो रही है। अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है डेफिनेटली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, लोगों का इनकम इंक्रीज होगा। और अगर इनकम इंक्रीज होता है तो दैट मीन्स उनके पास में क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगा। और अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। जब ये डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या लगता है, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो जनरली गुड्स एंड सर्विस का प्राइस इंक्रीज होगा, तो उस केस में हम कहेंगे इन्फ्लेशन आएगा। दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम बात करते हैं जो आगे इसमें जो टर्म्स दे रखे हैं उन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या टर्म्स दे रखे हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विस है उनका प्राइस राइज होना टाइम के साथ, कंटिन्यूअस प्राइस राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद टाइम, दैट इज इन्फ्लेशन। अब अगर इस इन्फ्लेशन को हम डिवाइड करें अलग अलग पार्ट के अंदर, जैसे इन्फ्लेशन का रेट कितना है, तो जो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, अगर यही इन्फ्लेशन का रेट नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो उसमें वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लेशन है। लेकिन यहाँ पर हमको केवल वो डिस्कस करना है जो इस क्वेश्चन के अंदर टर्म्स दे रखे हैं। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो कंटिन्यूअस प्राइस राइज इन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दैट इज इन्फ्लेशन। और दूसरा जो टर्म दे रखा है दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। तीसरा टर्म दे रखा है डिफ्लेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन को। जब इन्फ्लेशन का रेट ग्रेटर देन 50% हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे यह है हाइपर इन्फ्लेशन। दैट मीन्स आप देखना, जर्मनी, आपका जिम्बाब्वे, अभी 2008 के अंदर जिम्बाब्वे में एक क्राइसिस आया था कि 2600% पर मंथ इन्फ्लेशन का रेट था, और इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। 1923 के अंदर जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन का रेट ये था कि वहाँ पर आपको एक बड़ी टोकरी नोटों की भरी हुई लेनी पड़ेगी एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए। तो इस इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन जब होता है दैट मीन्स करेंसी का परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं कि क्या अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड पे क्या इफेक्ट होगा, बॉन्ड यील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, परचेजर जो जिसने बॉन्ड बॉन्ड होल्डर है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, जिसने डेट दिया है उस पर क्या इम्पेक्ट होगा, जिसने डेट लिया है उस पर क्या इम्पेक्ट होगा, और करेंसी की परचेजिंग पावर है उस पर क्या इम्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जरूरी है। उसके बाद में आप इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। वो सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी हर एक कॉन्सेप्ट की हम डेप्थ में जाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन। तो क्या रहा, इन्फ्लेशन का मीनिंग गुड्स एंड सर्विस के प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मीनिंग है तो ये इन्फ्लेशन, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेट है मोर देन 50% हो जाएगा तो हम कह देंगे यह है हाइपर इन्फ्लेशन। और जब हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी तो हम कहेंगे जो करेंसी है उसका परचेजिंग पावर बिल्कुल से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं वो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का प्राइस है वो राइज हो रहा है पॉजिटिवली, यहाँ पर भी पॉजिटिवली, दैट इज ग्रेटर देन 50%। लेकिन अब बात करें हम डिफ्लेशन की, डिफ्लेशन के अंदर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स का वैल्यू है 100 और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर उसका हो जाता है 105। दैट मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 5%। यहाँ पर 100 से हो जाता है 160, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 60% इंक्रीज हो रहा है। डिफ्लेशन के अंदर क्या होगा,
डिफ्लेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विस है उसका प्राइस डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर 100 है तो 100 से ये हो जाएगा 95, कितना हुआ -5% का डिक्लाइन। तो इसको हम कहेंगे डिफ्लेशन। और देखिए इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन के अंदर गुड्स एंड सर्विस को जो हम परचेज कर रहे हैं, तो जिस करेंसी से हम परचेज कर रहे हैं उसका परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन की सॉरी डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस जिस करेंसी से हम परचेज कर रहे हैं उस करेंसी का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। जो गुड्स एंड सर्विस हमको 100 रुपीज़ में परचेज करनी पड़ रही थी वही हम नेक्स्ट ईयर कितने में परचेज करेंगे, 95 में। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस के लिए हम जिस करेंसी का यूज कर रहे हैं उस करेंसी का जो वैल्यू है वह इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके साथ में एक टर्म और है उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, उस ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब गुड्स एंड सर्विस का प्राइस राइज हो रहा है तो इन्फ्लेशन, प्राइस राइज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये है। तो ये होगा आपका इन्फ्लेशन, उसके बाद में डिसइन्फ्लेशन, उसके बाद में डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, 100, 105, 112 या फिर सीधा कर देते हैं 120, ये कंटिन्यूसली प्राइस राइज हो रहा है। डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, 100, उसके बाद में 110, 10% का इंक्रीज हुआ, और उसके बाद में 115। इंक्रीज तो हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का प्राइस, लेकिन यहाँ पर 10% हो रहा है, यहाँ पर मुश्किल से 5% हो रहा है। दैट मीन्स जो गुड्स एंड सर्विस के प्राइस राइज होने का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो क्या हो रहा है, कम। उसको हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन में गुड्स एंड सर्विस का प्राइस है वो रिड्यूस होगा, वो कम होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस, मतलब ग्रोथ रेट अगर इंक्रीज होती है तो उसके साथ में आपका आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बैंक, जब आरबीआई का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, और थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या करता है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कितनी है, कितना सप्लाई है मनी का, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, बैंक रेट होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है, एमएसएफ होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है बैंक रेट का। तो पहले हम ये देखते हैं कि बैंक रेट क्या होता है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई कैसे इन चीज़ों को मैनेज करता है। देखिए हमको एक चीज़ समझनी है कि अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगा। और अगर लिक्विडिटी की, मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होगा, मनी इज काइंड ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ मनी। तो फ्लो ऑफ मनी को हम कह देंगे लिक्विडिटी। तो अगर मार्केट के अंदर गुड्स एंड मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कैसे होगा, वो होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से। आरबीआई किस तरीके का टूल का यूज करता है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। जब अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग टूल्स है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, बैंक रेट के ऊपर। तो पहला हम ये समझते हैं बैंक रेट क्या है। तो बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट में क्या होता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स को या फिर जो अदर एनबीएफसी वगैरह है उनको क्या करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लेता है आरबीआई, उसको हम कहेंगे बैंक रेट। दैट मीन्स बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को या फिर बैंकिंग एंटिटीज को लोन देने के लिए उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट रेट को हम कहेंगे बैंक रेट। अब देखिए अगर हमने बैंक रेट, किसी भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर हमने लोन लिया, तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो वह लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, लेकिन कॉस्टली हो जाएगा। और अगर हमने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो वो लोन क्या हो जाएगा, चीप। तो अगर कॉस्टली लोन होगा तो डेफिनेटली कोई भी उस लोन को कम से कम लेना चाहेगा। अगर लोन चीप हो जाता है तो कोई भी उस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक रेट क्या है, एक इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया जाए, यही क्वेश्चन है, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट, लोअरिंग द बैंक रेट। अगर बैंक रेट को लोअरिंग कर दिया दैट मीन्स लोअरिंग करने पर उस बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सॉरी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डेफिनेटली कोई भी बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा। दैट मीन्स मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, लिक्विडिटी का इंक्रीज होना।
और इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज ए। अब देखिए एक और चीज आती है, वो ये है कि एक तो है बैंक रेट और दूसरा उसके बाद में आता है आपका रेपो रेट। इन दोनों में भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है दिमाग के अंदर कि बैंक रेट वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को या फिर बैंकिंग एंटिटीज को या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को लोन प्रोवाइड करता है। रेपो रेट भी वही है। रेपो रेट का भी काम यही है कि आरबीआई जिस रेट के ऊपर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उनको लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दो है। पहला डिफरेंस है टाइम पीरियड का। यहाँ पर क्या है, बैंक रेट जो होगा वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पर रेपो रेट होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए, पहला। दूसरा, जो सिक्योरिटी है बैंक रेट के लिए, बैंक रेट पर जब कॉमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है इनको जब लोन लेना होता है तो बैंक रेट पर जब वो लोन लेंगे तो यहाँ पर इनको कोई सिक्योरिटी या फिर मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट के ऊपर कॉमर्शियल बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को जब लोन लेना होता है तो यह लोन के लिए आपको क्या करना होता है, सिक्योरिटी या मॉर्गेज रखना होता है। क्या उनसी होती है सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए एटसेट्रा, या फिर एसएलआर कोटा का इसमें नहीं यूज हुआ है, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी रेपो रेट वाला क्वेश्चन भी आएगा नेक्स्ट ईयर में तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले केस के अंदर सिक्योरिटी बैंक रेट में नहीं यूज की जाती है, रेपो रेट में की जाती है। दूसरे केस के अंदर टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिया 2011 का क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दूं 2011 की जो सिचुएशन है, 2011 का जो इकोनॉमिक सर्वे था बेसिकली क्वेश्चन वहां से पिक किया है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज कही गई है। पहली बात तो ये कहा है कि क्वेश्चन वहां से पिक किया तो क्या कहा, सिचुएशन क्या थी, हम उस समय की सिचुएशन को हम समझते हैं। 2005-06 के अंदर इंडिया में एमजी नरेगा स्टार्ट हुआ था। 2000 से लेकर 2010 तक इंडिया के अंदर लगातार ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा था, 8 to 10% तक था। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ रही थी। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ रही थी, लोगों के पास में इनकम बढ़ रही थी। और जैसे ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप हमेशा अपनी हेल्दी डाइट की ओर मूव करोगे। तो उस केस में क्या होगा, कंजम्पशन पैटर्न अगर चेंज होगा तो उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, उन फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ जाएगी जनरली जो कि प्रोटीन रिच हो। इंडिया में यही हुआ था उस टाइम पर, पल्सेस का, मिल्क का डिमांड बढ़ गया था क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न इस ओर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो पहला एक तो ये चीज़ था। दूसरा क्या होगा कि जब हम इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर जब फूड इन्फ्लेशन की हम बात करेंगे तो इंडिया में फूड इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये नहीं कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, इंडिया में प्रोडक्शन बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर पेरिशेबल आइटम्स के प्रोडक्शन के कारण उनको प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर फूड स्टोरेज जो स्टोरेज कैपेसिटी वो नहीं मिलती है। दैट मीन्स प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचने का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। इस कारण से डिस्पाइट दैट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई चेन अपना अच्छा नहीं है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, इसको बोटलनेक इन्फ्लेशन भी हम कहते हैं, इंडिया में ये दोनों चीजें हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया ने लगातार कॉमर्शियल क्रॉप की ओर स्विच किया, कहाँ से, फूड ग्रेन से। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे कि इंडिया की हम बात करें तो आप देखना जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था और उसके बाद में अब तक कॉन्टिन्यूसली फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है। और ये दैट मीन्स फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अगर लगातार इंक्रीज हो रहा है तो क्या इसमें क्या हमको ये लगता है कि 30% एरिया है टोटल लास्ट 5 ईयर के अंदर 30% डिक्लाइन होगा फूड ग्रेन्स के अंदर, बिल्कुल पॉसिबल है। जबकि लगातार इंक्रीज हो रहा है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और ये अगर आप इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर्स अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो उस केस में आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि यूपीएससी आपसे फैक्चुअल डेटा नहीं पूछता है, लेकिन आपका एनालिटिकल स्किल कितना है, किस तरीके से आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो, कैसे उस समय जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है इकोनॉमी के लिए, वो है इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पर उसको आपको ट्रेंड को देखना है। एग्रीकल्चर वाला जब सेक्शन है तो उस समय ये आया था कि इंडिया में ये जो कंडीशन जो क्रिएट हो गई थी तो उस कारण से क्या सिचुएशन इंडिया में आ गई थी कि ये सिचुएशन की फूड इन्फ्लेशन आया था अच्छा खासा 2011 के अराउंड। लेकिन फूड इन्फ्लेशन के रीजंस की जब बात करें तो ये कहा गया था कि इंडिया में लगातार
जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है वो चलो ठीक है, वो स्विच हो रहा है उस तरफ, लेकिन इतना नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, फूड ग्रेन्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन नहीं हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में ही, मैंने आपको कहा था कि इंडिया में फूड ग्रेन्स का कंजम्पशन, सॉरी, जो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन का इंक्रीज होने के कारण, ग्रोथ रेट इंक्रीज होने के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। और बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लोगों की इनकम इंक्रीज हुई। बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट इन इनकम उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम आई। और जब डिस्पोजेबल इनकम उनके पास में होगी तो उस डिस्पोजेबल इनकम के कारण उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। और सबसे जरूरी बात, उस क्लास के पास में इनकम आई जो पहले ऐसा फूड ग्रेन को यूज करते थे जो उनके लिए सरवाइव करने में काम आएगा। लेकिन अब जब उनके पास में इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसका वो यूज करेंगे प्रोटीन रिच फूड के अंदर, पल्सेज में, मिल्क के अंदर। अब देखिए दूसरा एस्टिमेट हम देखते हैं। यही कहा इसने, कंजम्पशन पैटर्न क्या हो गया, इनकम के कारण चेंज हो गया। और यही हुआ था। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आते हैं तीसरा स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का वन ऑफ द मेजर रीजन, फूड इन्फ्लेशन का, दैट इज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, सप्लाई चेन मैकेनिज्म नहीं है, बोटलनेक इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट वो अभी भी सही है और उसके लिए गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। वो हम आगे की जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इनिशियल जो आगे की जो ईयर्स है वहां पर हम सारी चीजें कवर करते हुए चले जाएंगे। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। और यही चीजें हमने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करी है। चलिए उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फिस्कल स्टिमुलस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपके क्या कहा था, जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उस ईयर के अराउंड किस तरीके की सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कीवर्ड्स की। और ये शायद मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था कि जब हम बात करेंगे कि यूपीएससी को लेकर, जब हम इकोनॉमी वाले सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे तो हम कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो आपका है करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर। आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास में है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में है, डेली न्यूज़पेपर आप देख रहे हो, तो आपके उन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए इससे आप समझते हैं इस एग्जांपल से। 2011 के अराउंड सिचुएशन क्या था, 2011 के अराउंड 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सबप्राइम क्राइसिस आया था यूएसए में। और उसके कारण से ग्लोबली रिसेशन की कंडीशन आ गई थी। इंडिया में भी यही सिचुएशन आई थी। अब आप देखना 2008 सबप्राइम क्राइसिस, 2020 कोरोना, दोनों में एक ही काम, कॉमन चीज क्या थी, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी थी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए, लगातार मार्केट में अंदर डिमांड क्रिएट हो। तो जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी हो, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे, टैक्स कट कर दे, दैट मीन्स फिस्कल पॉलिसी। दूसरा तरीका, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करे, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस। जब गवर्नमेंट ऐसा करे तो उसको बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। उस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि कैसे न कैसे हम गुड्स एंड सर्विस की डिमांड इंक्रीज करें, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज करें, उसको हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। अगर आपको ये फिस्कल स्टिमुलस, क्योंकि उस समय बहुत सारा न्यूज में था, अगर फिस्कल स्टिमुलस को लेकर आपको क्लियरिटी है तो उस केस के अंदर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर ले जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए आपको पहला स्टेटमेंट लग रहा है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही गवर्नमेंट स्टिमुलस देगी ओवरऑल, अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज, सॉरी ओवरऑल अगर डिमांड इंक्रीज करना है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद में दूसरा, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस लिए। अफर्मेटिव एक्शंस का मीनिंग क्या होगा, अफर्मेटिव एक्शंस का मीनिंग होगा कि गुड्स एंड सर्विस की डिमांड इंक्रीज हो। उस केस के अंदर यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही जा रहा है, लेकिन बाकी के दो स्टेटमेंट हमको ध्यान रखना, एनालिसिस करना है, हमको ऐसे ही नहीं बढ़ना आगे। ध्यान रहे कई बार क्या होता है, यूपीएससी के क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स होते हैं मोर और लेस क्लोज होते हैं, तो वहां पर हमको आइडेंटिफाई करना होता है सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा है। देखिए चौथे स्टेटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव एक्शन है, लेकिन किस केस के अंदर होगा, केवल और केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस दिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना चलाई, ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने इससे अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, क्या गवर्नमेंट ने इससे अपने टैक्स कट किए, नहीं। इन दोनों केसेस के अंदर हमको ये देखना है कि गवर्नमेंट का अफर्मेटिव एक्शन होगा, लेकिन किस केस में होगा,
ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कब इंक्रीज होगी? जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई कब इंक्रीज होगा? जब लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम आएगा। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कब आएगा? जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे और साथ साथ में गवर्नमेंट टैक्स कट कर दे। लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम होगा, डिमांड होगी। डिमांड अगर होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, वो है इन्फ्लेशन। वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के लिए। कई बार यूपीएससी इन्फ्लेशन वाले टॉपिक के राउंड राउंड घूमते रहता है, एक आध क्वेश्चन पूछते ही रहता है। अब हमको डिस्कस करना है इन्फ्लेशन को। हमने डिस्कस किया गुड्स एंड सर्विस के प्राइस राइज हो रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। लेकिन एक टर्म आता है बार बार, दैट इज बेस इफेक्ट। ये बेस इफेक्ट क्या है ये हमको समझना है। गुड्स एंड सर्विस के प्राइस राइज हो रहे हैं, जैसे जैसे आप एग्जांपल समझना। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज, नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस हो जाता है 150 रुपीज, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस हो जाता है 200 रुपीज। अब देखना मॉनेटरी टर्म में आप देखोगे तो उस केस में आपको 50 रुपीज का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल रुपीज के टर्म में हम देखें तो 50 रुपीज का ही इंक्रीमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर कहाँ है? अंतर है, आप देखना यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक जो इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर का जो प्राइस है कितना है 100, इस ईयर का 150, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 50%। और अब देखना इस ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर का प्राइस कितना है 150, इस ईयर 200, कितना इंक्रीज हुआ? 50 रुपीज। लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में देखोगे तो आपको ये मिलेगा 33%। दैट मीन्स जो लास्ट ईयर का जो प्राइस है वह प्राइस कितना है वह डिसाइड कर रहा है कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। और यही चीज बताती है आपके बेस इफेक्ट को। मतलब क्या है, अमाउंट तो सेम है लेकिन लास्ट ईयर का जो प्राइस है दैट इज बेस प्राइस, उस प्राइस के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर लास्ट ईयर का प्राइस ज्यादा होगा तो हमने देखा परसेंटेज टर्म में कम आ रहा है, लास्ट ईयर का प्राइस कम होगा तो परसेंटेज टर्म में क्या हो जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का प्राइस है उसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो दिख रहा है कि 50%, यहाँ पर दिख रहा है 33%, लेकिन हम देखेंगे 50 रुपीज यहाँ इंक्रीज हुआ, 50 रुपीज यहाँ इंक्रीज हुआ। और इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा कि जो प्राइस लेवल है प्रीवियस ईयर का क्या है उसका कैलकुलेशन हम निकालेंगे तो वहां पर हमको नजर आ जाएगा कि दैट इज नोन एज बेस इफेक्ट। और इसका आंसर हो जाता है आपका सी। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस जो प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू, कि जो लोअरिंग ग्रुप के पीपल है जिनके पास में प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, वहाँ तक अगर आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? वहाँ पर स्मॉल स्मॉल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है और ये जो फैसिलिटीज़ है हर एक टर्म में होती है। क्यों? जैसे माइक्रो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम देखेंगे बैंक बांग्लादेश में एमर्ज हुआ था, वहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिला था यूनुस खान को। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर हमको प्रमोट करना है तो माइक्रो फाइनेंस एक अच्छा इसका टूल है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट में हमको लोन नहीं देना है, किसी को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देनी, किसी से सेविंग हमको नहीं लेनी, इंश्योरेंस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट नहीं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट के अंदर। तो अगर हमने सबको वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ज़रूरी है, तो वो माइक्रो फाइनेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ आएगी? आपकी क्रेडिट फैसिलिटी भी आएगी, सेविंग फैसिलिटी भी आएगी, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी आएगी, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी भी आएगी। दैट मीन्स माइक्रो फाइनेंस का जो यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और इस तरीके से अब तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसके आगे हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार में हमको यहाँ तक करना है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट उससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।